टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब का स्वागत हमारे इस खास शो में। कोहली साहब सफेद पहन के आए हैं। मुझे लगता है कि इनकम टैक्स जो पेयर्स हैं उनके किसी गम को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है टैक्स की बात सफेद पहन के सबसे बढ़िया तरीके से होती है, तो आपके टैक्स की बात सबसे बेहतर तरीके से की जाएगी। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के शो में क्या कुछ खास है। टैक्स पेयर्स को लगा झटका, रिफंड की बजाय आ रहा है डिमांड नोटिस। EIS में दिख रही है गलत एंट्री, तो क्या है बचने का तरीका? और GST बिल चुकाने के लिए रेस्तरां रजिस्टर्ड है या नहीं, कैसे करें पता? इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा उन लाखों टैक्स पेयर्स का जो रिफंड के इंतजार में बैठे थे। रिफंड तो नहीं आया, उल्टा इनको डिमांड नोटिस आ गया है और इनकम टैक्स विभाग की वजह से ये डिमांड नोटिस आया है। और शायद आम टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद लगा के नहीं बैठा था जो इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल कार्रवाई यह है कि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स से कहा है कि आपका डिमांड पड़ा हुआ है, आपके रिफंड को उस डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट क्यों न कर लिया जाए। यहां तक तो बात सही है, लेकिन ये जो डिमांड पड़ा हुआ था वो डिमांड पिछले कारोबारी साल का नहीं है, उससे पहले के कारोबारी साल का नहीं है, बल्कि 10 साल 15 साल पुराने डिमांड नोटिस को भेजा जा रहा है इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। और हमारे साथ शरद कोहली साहब हैं, इन्होंने खुद मुझे बताया कि उनके पास भी कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने ये मामला उठाया है। और मैंने जब देखा तो ट्विटर पर ऐसे लोगों की भरमार है। अब एक मैं आपका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। एक है जो अपने आप को कमर्शियल पायलट बताते हैं, उनका कहना है कि इनके पास डिमांड जो आया है वो असेसमेंट ईयर 2008 का है कोहली साहब, और कहा जा रहा है कि आपके TDS को या रिफंड क्यों नहीं इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाए। एक बता रहे हैं कि उनके ऊपर रिफंड बन रहा था 11,090 रुपए का, लेकिन 2012 के असेसमेंट ईयर के डिमांड के साथ एडजस्ट क्यों न कर लिया जाए, इनकम टैक्स विभाग पूछ रहा है। ये कुछ जाती नहीं हो रही कोहली साहब? देखिए, हम समय समय पर लक्ष्मण बताते रहते हैं कि आपको कितने साल के रिकॉर्ड अपने पास रखने होते हैं। अब मान लीजिए डिमांड है भी तो इतनी ज्यादा पुरानी हो गई, ये तो मोहनजोदाड़ो के पीरियड में हम चले गए। अब 2012 का डिमांड आप बता रहे हैं? नहीं, मेरे सामने तो 2003-4 का भी एक मामला आया है, तो ये तो 20 साल पुराना हो गया। तो 20 साल पुराने तो आप सही करते, कोई शादी का अपना कार्ड ही बचा के नहीं रखता। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उतना पुराना रिकॉर्ड ना तो कानूनी तौर पर रखना मैंडेटरी है, ना ही कोई टैक्स पेयर रखता है। तो एक सेक्शन 245 है इनकम टैक्स में, वो आप आयकर विभाग को ये पावर देता है कि आप पुरानी डिमांड्स के अगेंस्ट ये रिफंड एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस सेक्शन में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, कहां उसमें तक टाइम फ्रेम, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें सवाल ये उठता है कि अभी एक नोटिफिकेशन आयकर विभाग ने निकाला था इसी समस्या को देखते हुए कि अब ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। मतलब आपने जैसे अभी ट्विटर के केस पढ़े या एक्स के केस पढ़े कि जिसमें देखा कि पुराना मामला था और उसको एडजस्ट कर दिया गया। अब इसमें नोटिस आना मैंडेटरी है, पर जमीनी तौर पर मैं आज विशेष तौर पर आपके शो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इनकम टैक्स विभाग के और वित्त मंत्रालय के जो कॉरिडोर्स हैं वहां पर आज ये आवाज पहुंचे कि जो नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज किया गया है कि आप पहले नोटिस देके आपको एग्री, डिसएग्री या क्लेरिफाई, ये 3 ऑप्शन आती है, इसको जमीनी तौर पर लागू भी किया जाए। क्योंकि कागजों पर तो है ये कि पूछ के किया जाएगा, पर हकीकत यह है कि बिना पूछे वो एडजस्ट हो रहा है। और दिक्कत क्या आ रही है कि ना केवल रिकॉर्ड नहीं है लोगों के पास, इतना पुराना रिकॉर्ड 7-8 का, 2007-8 का आपने केस लिया, कौन इसका रिकॉर्ड रखता है और क्या मामला है, बल्कि रिकॉर्ड नहीं है। और कोई आपके पास ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम किसको जाके, कहां पर जाके इस मुद्दे को उठाएं, कहां से पता करें। इस मुद्दे पे आपने जो कहा कि इनकम टैक्स विभाग कह रहा है कि हम पैसा काटेंगे नहीं, लेकिन आपको एग्री, डिसएग्री और क्लेरिफाई में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम बगैर किसी आधार पर विकल्प चुनेंगे। मान लिया हमने कहा कि हम एग्री नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नहीं जी आपके ऊपर बनता है डिमांड नोटिस, ये हमारे पास फैक्ट है। वो फैक्ट हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हो, लेकिन टैक्स पेयर्स के पास वो फैक्ट रखे जिसके पास 1000, 1200, 10,000, 20,000 का डिमांड नोटिस है। वो कितना संभव है? क्योंकि 2003-2004 का डिटेल रखना हमें तो याद नहीं होगा। आप मतलब कितना लोग संभाल कर रखेंगे? लक्ष्मण, अगर जो आपने बात कही अगर ये भी लागू हो जाती है तब भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है। मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाके, बल्कि पीछे जाके बता रहा हूं कि ये जमीनी तौर पर दिख नहीं रहा है। मतलब अभी भी जो रिफंड्स हैं वो अपने आप ही
एक हिंदी में शब्द होता है धूमिल हुए जा रहे हैं, बल्कि कई बार तो रिफंड डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये जो बात मैंने अभी कही, जो डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज निकाला है, अगर इसको प्रॉपरली लागू किया जाए तो मुझे लगता है कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं शो में और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से योगेश कुमार जैन साहब। जैन साहब नमस्कार। मेरा सवाल था सर, मैंने एक फ्लैट खरीदा था जिसका इंस्टॉलमेंट मैंने 96 से लेकर 2000 तक पे किया और उसका मुझे पोजीशन भी 2000 में मिल गया। ठीक है। लेकिन उसके मेरा रजिस्ट्रेशन जो किया, रजिस्ट्री जो हुई वो 2011 में हुई, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैं जो उसकी परचेज प्राइस मेरे को मानूंगा, मैं 2000 तक मानूंगा या 2011 की मानूंगा? और दूसरा जी, पहले इसका जवाब दे देते हैं, फिर आप दूसरा सवाल पूछिएगा। फोन लाइन पे बने रहें। कोहली साहब जी, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा योगेश जैन जी ने लक्ष्मण, क्योंकि ये एक लीगल, मैं कहता हूं एनोमली जिसको है, और इस पे अगर हम केसेस निकाल के देखें लक्ष्मण, तो हमें दर्जनों के हिसाब से केसेस मिलेंगे कि असल में मकान आपका कब होता है। मैं 4 सिचुएशन बताता हूं योगेश आपको, और इससे आपको बिल्कुल समरी हो जाएगी। रजिस्ट्री, पहला रजिस्ट्री, उसके बाद अलॉटमेंट या पोजेशन या पेमेंट, इन 4 हालातों में आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है। अब आयकर के नियम ये कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी की ट्रांसफर राइट्स कब आती हैं। इन चारों में से किसी भी हालात में अगर ट्रांसफर राइट्स यानी कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट्स आपके पास आ जाती है, वही डेट मान्य होगी आपके सवाल के जवाब में, या इस पर्पस के लिए वही डेट होगी। तो अब सवाल ये उठता है योगेश, आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा। तो ये योगेश, कागजात को स्टडी करने के बाद, जो आपके पास कागजात हैं, आपके पास बिल्डर्स एग्रीमेंट है, अलॉटमेंट लेटर है, या कोई एग्रीमेंट टू सेल है, इन सबको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, ये एक लीगल पचड़ा बन जाता है, एक लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए होती है कि किस हालात में आपके पास प्रॉपर्टी की ट्रांसफर राइट्स आई, वही डेट। और आप केसेस निकाल के देखेंगे लक्ष्मण इसमें, तो हाई कोर्ट के प्रॉपर्टी की राइट आए उसी हिसाब से आपको वही डेट मानी जाएगी। तो आप देखेंगे कोर्ट के दर्जनों के ट्रिब्यूनल के, कोर्ट के दर्जनों के हिसाब से केसेस, तो हर एक में आपको ये अलग, किसी में अलॉटमेंट पे, किसी में रजिस्ट्री पे, किसी में पोजेशन पे, किसी में पेमेंट पर। ये इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि ट्रांसफर राइट्स कागजों पर निर्भर करता है योगेश। तो इसके लिए हमें कागज आपके स्टडी करके देखना होगा कि आपके सिचुएशन में कब आपके पास राइट कब हुआ। जैन साहब, और कोई सवाल है? हाँ सर, सेकंड इसमें यह था कि इस मकान को खरीदने के प्राइस में जो मैंने स्टैम्प ड्यूटी दी, ब्रोकरेज दिया और दूसरा एक्सपेंडिचर किया, और इसके अलावा मैंने उसका अपग्रेडेशन कराया और लोन पे इंटरेस्ट दिया, क्या मैं उसको भी परचेज प्राइस में ऐड कर सकता हूँ? योगेश, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो तो आप बाकायदा कर सकते हैं, और जो आपने कुछ थोड़ा बहुत खर्चा किया है मकान को लेने के बाद, आपको उसको पोजेशन लेने के लिए या मकान की ओनरशिप लेने के लिए, वो भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट का भी आपने जिक्र किया। इंटरेस्ट सेक्शन 24 में आपको पता होगा कि 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, मकान जब आपका हो जाता है, उसके बाद 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आप उसको क्लेम कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एक बड़ी अमाउंट होती है, वो बाकायदा परचेज प्राइस में इंक्लूड होती है, उसको आप बेफिक्र होके इंक्लूड करिए। बाकी के कागजात कभी मौका मिले तो हम लक्ष्मण का स्टडी करेंगे और फिर बिल्कुल। जैन साहब, फिर भी अगर कोई उलझन अभी बनी हुई है तो आप डिटेल भेजिएगा, तो हम लोग उसको डिटेल, हमारे टैक्स एक्सपर्ट उसको स्टडी करेंगे और फिर उसका और जवाब देंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन और भी बचा हुआ है तो tax@moneycontrol.com पर जैसा आपने पहले भेजा था वैसे भेजिएगा, और इसी नंबर पर हम आपसे संपर्क करेंगे। चलते हैं चंडीगढ़, जहां से सरोज रानी जी फोन लाइन पर हैं। सरोज जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? लक्ष्मण जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार कोहली जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ना सरोज जी का बेटा बोल रहा हूँ जी, उनके बिहाफ पर। मेरा क्वेश्चन है, सरोज जी एक सुपर सीनियर सिटीजन और पेंशनर है। अच्छा। वह एक रिहायशी मकान के मालिक हैं। अच्छा। उनकी पर ईयर टोटल इनकम अबाउट 9 लाख रुपया है जी। अगर वह अपने बेटे का दूसरे शहर में रिहायशी घर उससे रेंट पर लेते हैं तो क्या उनको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? अगर यस, तो टैक्स बेनिफिट के लिए वह अपनी टोटल इनकम का कितने प्रतिशत रेंट अपने बेटे को पे कर सकते हैं, और उस का रेंट एग्रीमेंट का प्रोसीजर क्या होगा?
जी देखिए, पहले तो आपकी माताश्री को हमारा प्रणाम। आप उनके बिहाफ पे पूछ रहे हैं। अगर वो ऐसा करती हैं, यानी कि किसी दूसरे शहर में जाके मकान किराए पे ले लेती हैं आपसे, तो बिल्कुल एक सेक्शन नोट करिएगा, क्योंकि आप इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। आप अपना नाम बता दें तो अच्छा रहेगा। मैं इनकी मदर के नाम से ही आप सरोज जी को बताइएगा कि 80GG एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है 25% ऑफ टोटल इनकम, दूसरी कंडीशन है 5,000 रुपए, तीसरी कंडीशन है एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर रेंट पेड। तो इन तीनों में से जो सबसे कम है अमूमन 5,000 ही आता है। तो अब अगर मैं आपको बहुत संक्षेप में बताऊं तो 5,000 रुपए प्रति माह, यानी कि 5,000 पर मंथ, वो डिडक्शन उसमें से ले सकती है, क्योंकि वो दूसरी जगह रह रही है। और रेंट एग्रीमेंट एक बनता है सिंपल, वो रेंट एग्रीमेंट आप उनसे बनवा लीजिए। लैंडलॉर्ड और टेनेंट उसमें साइन करते हैं कितने पीरियड के लिए। आप जैसे रेंट एग्रीमेंट नॉर्मल बनता है वो बना के आप अपने पास रखिए। और 5,000 रुपए नॉर्मली सेक्शन 1013 लक्ष्मण होता है, जिसमें HRA में एक एम्प्लॉई रेंट की लेता है। पर जो लोग नौकरी नहीं करते, क्योंकि इनकी मदर सुपर सीनियर सिटीजन, उनको पेंशन आती है, तो ऐसे हालात में भी टैक्स पेयर रेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। 80GG में आप नोट करेगा, अपनी मदर को बताइएगा, और कोई डाउट हो तो वापस हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और फिर भी कोई उलझन तो आप हमसे संपर्क करिएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि FDR के ब्याज पर टैक्स कैलकुलेशन का क्या है गणित, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर, एक फॉर्म होता है AIS, जिसको लेकर के आप उसको आईना इसे समझिए नाम दिए हैं, लेकिन इन दिनों एक मामला आ रहा है कि आईना में जब शख्स जाता है तो उसका अपने के साथ साथ दूसरे का चेहरा भी दिखने लग जाता है। तो एंट्री कुछ ऐसी दिखती है जो एंट्री आपने की ही नहीं, जो आपके पास ना तो आमदनी हुई ना तो आपका खर्च हुआ, लेकिन आपके AIS में दिख रहा है। अब टैक्स पेयर जाहिर तौर पर परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो इससे बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ खास सुविधा मुहैया कराई है, वो सुविधा क्या है? जी हाँ, बहुत खूब। आपने आईने का नॉर्मली बहुत अच्छी लिया आपने, कि किसी और की शक्ल दिख रही है, आईना अपना देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहले से सुविधा थी। हम जानते हैं कि SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइल करते हैं बहुत सारी एजेंसीज है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, सब रजिस्ट्रार्स हैं, AMCs है, म्यूचुअल फंड, अब तो GST विभाग भी फाइल करता है। तो ये फॉर्म 61A में 31 मई तक इनको फाइल करना होता है। अब अक्सर क्या होता है, फीडिंग में आपने किसी और का पैन नंबर डाल दिया, 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया, 5 लाख की जगह 50 लाख लिख दिया, तो AIS में जब करदाता देखता है तो चौंक जाता है। तो अब तक फीडबैक में के जरिए आप उससे डिसएग्री कर सकते थे। अब वो ऐसा लगा विभाग को कि पूरी तरह से वो काम नहीं कर रहा है, तो एक एडिशनल सुविधा दी गई है, या यूं कहूं कि वो कम काम कर रहा था या उसका असर नहीं हो रहा था। तो इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूं, सब लोग ध्यान से इसको नोट कर लें। आप अपने पोर्टल पे जाएं, पोर्टल पे जाने के बाद पेंडिंग एक्शन करके आप एक बटन दिखेगा, उसको आप दबाएं। उसके बाद आपको कंप्लायंस पोर्टल पे जाएं, और कंप्लायंस पोर्टल पे आप जाएंगे तो एक नई आपको बटन दिखाई देगी। लक्ष्मण, आप भी नोट करिए, क्योंकि आप भी समय समय पर उसको खोलते रहते हैं, जिसका नाम है E-कैंपेन। इस E-कैंपेन में आप इंफॉर्मेशन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो जिस ट्रांजैक्शन की आपको इंफॉर्मेशन देनी है उसके आगे एक्सपेक्टेड लिखा होगा, उसको आप क्लिक करके आप वहां जवाब दीजिए कि साहब ये मेरा नहीं है, ये शक्ल मेरी नहीं है, आप क्योंकि आईने का जिक्र किया तो, और ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, या इतने अमाउंट का नहीं है, तो आप उस पर सबमिट करेंगे। तो एक एडिशनल सुविधा अब AIS में लोगों के पास है फीडबैक के। तो कुल मिलाके मैं बात करूं लक्ष्मण, तो अब 2 सुविधाएं, फीडबैक के जरिए भी और इस E-कैंपेन के जरिए भी आप अपना रिस्पांस सबमिट कर सकते हैं। फीडबैक वाली सुविधा को भी ड्रॉ नहीं किया नहीं, वो भी है, वो भी चल रही है जी। तो बिल्कुल, अगर आपके AIS फॉर्म में AIS में अगर लगता है कुछ ऐसे एंट्री हो गई है जो आपकी नहीं है, या फिर एंट्री की रकम गलत है, तो आप इस नए विकल्प के साथ भी आप इनकम टैक्स विभाग को सही जानकारी दे सकते हैं, और आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों की समस्या हो रही होगी, तो अपना AIS खोल के देखते रहिएगा समय समय पे। अगर ऐसा कुछ दिखे तो बिल्कुल इस सुविधा का फायदा उठाइए। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं अब सीधा आगरा, जहां से अजय कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बताएं, क्या सवाल है सर आपके पास? सवाल ये था कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने लिमिट बढ़ा दी 7 लाख तक, तो ये नियम केवल वेतन भोगियों के लिए लागू होगा या सभी के लिए लागू होगा? हालांकि 7 लाख में भी कई सारे पेंच है, अब बताएंगे। वैसे हमारे कोहली साहब साथ में, कोहली साहब क्या जवाब इनके लिए? जी हाँ, देखिए अजय जी, बिल्कुल लिमिट 7 लाख हो गई है। इसको सेक्शन 87A में 25, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो सेक्शन 87A में 25,000 रुपए तक के टैक्स अब आपको माफ हो जाता है। तो जो आपकी बाकी की इनकम्स हैं वहां तो ये लागू होता है,
और जहां तक बात है इंटरेस्ट की, अगर आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो तो आपके स्लैब के हिसाब से जाएगा, पर कैपिटल गेन अगर आ रहा है तो कैपिटल गेन इसके अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा। मतलब ये जो 7 लाख की लिमिट है उसके अंतर्गत वो नहीं आता है। आपको कैपिटल गेन के लिए, अगर आपको पास इक्विटी का कैपिटल गेन है तो सेक्शन 112A के अंतर्गत आप 1 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 7 लाख के अंदर कैपिटल गेन को नहीं लेंगे, बाकी की अपनी इनकम्स को आप 7 लाख के अंतर्गत ले सकते हैं। अजय कुमार साहब, कंफ्यूजन दूर हो गया? सर ने बताया, कोहली सर ने, कि लम सम कैपिटल गेन होगा तो 1 लाख तक वो अलग रहेगा टैक्स के लिए। अगर सम कैपिटल गेन है तो वो 7 लाख में ही शामिल होगा ना? जी हाँ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो चीज योगेश जी आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, जो चीज स्लैब में जाती है वो तो 7 लाख के अंतर्गत आ जाएगी, पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी का मैंने आपको उदाहरण दिया था सेक्शन 112A में, आपको इसलिए याद दिलाया था कि आप भूल ना जाए, 1 लाख तक आप ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, जो चीज स्लैब में जा रही है वो 7 लाख के अंतर्गत आ जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बाद। जी, क्योंकि वो स्लैब में जाएगा। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलते हैं नोएडा, जहां से वाई के जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? मैंने एक यूलिप पॉलिसी ली थी 2008 में, ठीक है, जुलाई में, 12,000 रुपए पर ईयर की। वो अब मेरी मैच्योर हो गई 15 साल बाद। अब मुझे उसका 1,80,000 जमा किया था, 2,83,000 पेमेंट मिला है। अब उसमें टैक्स का क्या प्रोविजन होगा? जी हाँ, देखिए, जो कानून ये था कि 2012 से पहले 20% ऑफ द अश्योर्ड अमाउंट अगर प्रीमियम जाता था तो उसमें सेक्शन, उससे नीचे जाता था तो सेक्शन 1010D जो एग्जेम्पशन होती थी वो उसमें, उसके अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होता। तो आपने जो फैक्ट्स बताए हैं उसके अनुसार आपका 2012 से पहले का भी मुझे लग रहा है और 20% से कम भी लग रहा है प्रीमियम। तो मेरे जो आपने नंबर्स बताए हैं और जो आपने तारीखें बताई हैं उसके अनुसार मुझे लग रहा है आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, आपका ये टैक्सेबल नहीं होगा। 2012 के बाद आपको याद होगा इसको लक्ष्मण रिवाइज करके 10% कर दिया गया है, 20% को, पर क्योंकि इनका 2000 पहले का है तो 20% की कैटेगरी में है। बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है, आपका ये यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा सेक्शन 1010D के अंतर्गत। चलिए जैन साहब, कंफ्यूजन दूर हो गया, खुशखबरी आपके लिए। मेरा ये इंश्योर्ड अमाउंट 90,000 था। हाँ जी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको जो लिमिट बताई, क्योंकि नंबर्स ऐसा होता है लक्ष्मण, कई दफे हमें कागज पेंसिल लेके नंबर साथ साथ या तो नोट होते रहे, पर मैंने आपको पैमाना बता दिया जैन साहब। आप उसको 20% से कम प्रीमियम अगर जा रहा है अश्योर्ड अमाउंट का तो ये आपके लिए एग्जेम्पशन लागू होती है, और 2012 से पहले की होनी चाहिए। जी, 12,000 रुपये साल का है मेरा। 12,000 साल का, और अश्योर्ड अमाउंट कितना था? इंश्योर्ड अमाउंट 90,000 था। तो फिर 20% से कम हुआ ना जैन साहब, तो फिर तो मैंने जो खुशखबरी दी वो आपके लिए लागू होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है, बिल्कुल ठोक पीट के बिल्कुल कोई 20% से कम आ गया आपका शॉर्ट अमाउंट से। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, क्योंकि 18,000 से 20% होता है और आपको तो 12,000 जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम्प्ट है जैन साहब, आपके लिए खुशी की बात। चलिए वापस चलते हैं अहमदाबाद, जहां से कीर्ति ठक्कर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बताएं क्या सवाल आपके पास? थैंक यू सर जी। CNBC आवाज को, आपको और सारे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सर सूरज लखोटिया जी सबसे तब से ये टैक्सेस देख रहा हूँ। तो बहुत पुराने दर्शक आप हमारे। अच्छा सर, मेरा सवाल है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो सेल करने में कोई टैक्स नहीं लगता है, पता है, बट इसको नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्ट करके अगर सेल करे तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन है? और ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मेरे सिस्टर एक NRI है। जी हाँ, बिल्कुल ठक्कर साहब, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको लक्ष्मण हम लीगल भाषा में कहते हैं चेंज ऑफ लैंड यूज, CLU। अगर चेंज कर देते हैं तो बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, फिर तो वो एग्रीकल्चर नहीं रह जाती। और अगर एग्रीकल्चर नहीं रह जाती और म्युनिसिपल लिमिट्स की आपको पता होगा 2, 6, 8 किलोमीटर, 10,000, 1 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिटरमिन किया जाता है। पर क्योंकि आपने कहा आप तो कन्वर्ट ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर टैक्स कैपिटल गेन लगेगा। और उस कैपिटल गेन लगने बचाने के तरीके भी आपको बता देता हूं मैं। सेक्शन 54F के अंतर्गत आप अपनी सेल कंसिडरेशन को अगर इन्वेस्ट कर देते हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस में तो आप इससे बच सकते हैं, या आप 54EC में जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए तक आप वहां भी इसको बचा सकते हैं। पर हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, अगर चेंज ऑफ लैंड यूज कर देते हैं तो फिर ये जो कैपिटल एसेट की एग्जेम्पशन है एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो हट जाती है
और उसको कैपिटल गेन उस पर लग जाता है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समझेंगे कि जीएसटी बिल चुकाने से पहले आखिर कैसे पता करें कि रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब चलते हैं दिल्ली, जहां से मुस्कान वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुस्कान जी बताएं कैसे टैक्स गुरु आपके चेहरे पर मुस्कान वापस लाए। Hello, sir. जी बताएं। I am a freelance consultant, fond of eating out, and tried different restaurants with a little knowledge of GST. अच्छा। My question is that, there any way to check whether a restaurant is registered? As I always wonder each time I get an invoice making me pay GST. मतलब रेस्तोरेंट में जाती हैं, जीएसटी चुकाती हैं, तो आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी चुका रहे हैं तो जो रेस्टोरेंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये जानना चाहती है। कोहली साहब क्या? बिल्कुल, रेस्टोरेंट में आपको पता होगा 5% जीएसटी लगता है, 2.5% एसजीएसटी, 2.5% सीजीएसटी। तो आप जीएसटी पोर्टल पर जाएं और उस पर एक जीएसटी नंबर लिखा होता है, जीएसटी पोर्टल gst.gov.in पे जाएं, उसमें नंबर डालिए। और उसमें दो तरीके के डीलर्स होते हैं लक्ष्मण, एक नॉर्मल जीएसटी डीलर होता है, एक कॉम्पोजिशन डीलर होता है। कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है वो 2 करोड़ टर्नओवर वाला होता है और वो भी जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता। तो बहुत सारे ये भी सुनने में आया था कि लोग जीएसटी कलेक्ट कर लेते, उस पर आप जाके देखिए, अगर वो कॉम्पोजिशन डीलर है तो फिर वो आपसे जीएसटी नहीं कर सकता। या ये बाहर खाने का शौक लक्ष्मण आजकल बहुत बढ़ रहा है और ये अब ये लग्जरी नहीं है, अभी जरूरत बनती जा रही है। बिल्कुल मुस्कान, आगे से चेक करके तब जीएसटी दीजिएगा, आपको जरा सा भी डाउट होता है। हाँ, सिर्फ होटल का रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी नहीं है, अगर कंपोजिशन डीलर के कैटेगरी में है तब आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऊपर लिखा होगा वो डालना ही पड़ेगा, पर आप पोर्टल पे अब कंपोजिशन डीलर का एक अलग टैब बना दिया गया है, उसमें भी आप डाल के, क्योंकि कंपोजिशन डीलर नहीं चार्ज कर सकता, नहीं चार्ज कर सकता, तो इसका ख्याल आप रखिएगा। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज।